गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all in today's online session for accountancy, standard 11th, chapter number 8, that is journal proper. Okay, journal proper. It is also a part of subsidiary books. It is also a part of subsidiary books का एक part यहाँ पे है. The transactions which are not recorded in other subsidiary books, transactions जो मैं दूसरे subsidiary books में नहीं लिखता हूँ, that transactions we used to record in this journal proper. जैसे कि, ठीक है, if we have purchased furniture, okay, if we have purchased furniture from Rajan Furniture Mart of ₹25,000, तो ये transactions हम लोग कहीं नहीं लिखते हैं. कहीं नहीं मतलब कोई भी subsidiary books में नहीं लिख पाते, ना ही परचेस में, ना ही सेल्स में, ना ही रिटर्न्स में, ना ही कैश बुक में, ना ही पेटी कैश बुक में. ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केसेस आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है जर्नल प्रॉपर के अंदर. फॉर्मेट इज वंस अगेन द सेम एज जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. मीन्स ट्रेडर, ठीक है, जिसकी एंट्री सबसे बुक्स में पास हमें नहीं कर पाता है, वो सारी एंट्रीज को यहाँ पे पास करता है. ओके, so उसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो the subsidiary books in which the subsidiary books in which the transactions which are not recorded in other subsidiary books is called journal proper. ठीक है, जो दूसरे बुक्स में नहीं लिखी जाती है, जो दूसरे सबसिडियरी बुक्स में जिसकी एंट्री हम नहीं पास कर सकते हैं, वो एंट्रीज हमें यहाँ पे पास करनी है. तो कौन से ट्रांजेक्शंस बेसिकली होते हैं? ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. क्या क्या लिख सकते हैं? नंबर 1, that is opening entries. Opening entries. Business started with cash 25,000, capital 50, furniture 50,000, machine 85,000, land building 20,000, debtors rent. तो ये जब opening entries है, ठीक है, the word cash की एंट्री कैश बुक में होती है, बाकी सभी की एंट्रीज हम कहीं पे पास नहीं करते, कोई भी सबसिडियरी बुक में पास हमें नहीं कर पाते, तो उसकी मुझे यहाँ पे एंट्री पास हमें करें, दैट्स कॉल्ड एज ओपनिंग एंट्रीज. नंबर 2, transactions not including other subsidiary books. Transactions not included in other subsidiary books.
जिसकी रिकॉर्ड दूसरी कोई बुक्स में नहीं लिख पाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। नंबर 3, ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफर। इंटर अकाउंट ट्रांसफर, ठीक है। मुझे मिस्टर एक्स के पास से लेना था और मुझे मिस्टर वाई को पे करना था। एक्स के पास से लेना था 10,000, वाई को पे करना है यहाँ पे 10,000। तो मैंने एक्स को बोल दिया वाई को पे कर दे, सिंपल, मेरा ऐसा क्लियर हो गया। तो वाई इज रिसीवर, एक्स इज द गिवर, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तो ये भी मैं कहीं पे लिख नहीं पा रहा था, कोई भी सिस्टम बुक्स में मुझे लिख नहीं रहा था, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। दैट्स कॉल्ड इंटर अकाउंट ट्रांसफर। क्लोजिंग एंट्रीज। साल के एंड में इतने का स्टेशनरी बच गया होगा मेरा, इतने का कोर्स मेरा बच गया होगा, तो उसकी जो एंट्रीज पास करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज। इवन साल के एंड में जो भी हम एक्सपेंस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम होती है, वो फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं, एनुअल अकाउंट्स में। जैसे ट्रेडिंग है या प्रॉफिट एंड लॉस है, हम उसको ट्रांसफर यहाँ पे करते हैं, उसके बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। साल के एंड में अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं मेन अकाउंट्स के अंदर, ट्रेडिंग में और प्रॉफिट लॉस के प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ओके, नंबर 5, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगर मैं इन बिटवीन द ईयर अगर मैं कुछ एंट्रीज पास करना भूल जाता हूं तो मुझे साल की एंड में उसको एंट्रीज पास पे कर देनी होती है। जैसे सैलरी मुझे पे करना चाहिए था फॉर 12 मंथ, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 मंथ की सैलरी पे की है तो 2 महीने की सैलरी पे करनी बाकी है, 2 महीने की सैलरी पे करनी बाकी है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। एंड लास्टली रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मतलब मैंने गलत लिख दिया हो तो सपोज परचेस मशीनरी ऑफ ₹5,000 इन कैश, तो एंट्री आनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, पर भूल से आपने लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसको आपको रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई करना है, विल सी टू इट। तो उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो ये सब वो एंट्रीज है जो मुझे यहाँ पे लिखना है अपने जर्नल प्रॉपर के अंदर, ठीक है। ट्रेडर जो बुक्स नहीं बनाता है, सपोज ट्रेडर ने बिल रिसीवेबल बुक नहीं बनाई, बिल्स पेबल बुक नहीं बनाई, या रिटर्न्स की बुक भी नहीं बनाई, मतलब परचेस और सेलिंग की बुक्स भी नहीं बनाई है, इन दैट केस उसकी भी मुझे यहाँ पे एंट्रीज पास यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्लैरिफाई किया होगा अदरवाइज कि भाई ट्रेडर ने ये पर्टिकुलर बुक्स नहीं बनाई है, या खुद को समझ जाना है कि रिटर्न्स के ट्रांजेक्शन दिए हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद उसने रिटर्न्स की बुक नहीं बनाई होगी, तो उसके मुझे यहाँ पे एंट्री पास यहाँ पे करनी है। तो ये 6 टाइप्स है जिसकी एंट्रीज मुझे जर्नल प्रॉपर में पास यहाँ पे करनी होती है। ये 6 टाइप्स है जिसकी एंट्री मुझे जर्नल प्रॉपर में पास यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। Now let you know a small synopsis दे देता हूँ। एनुअल अकाउंट्स में पार्ट 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ ए कंपनी ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो सब बनती है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा दिखा देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे क्या होता है और क्या लिखते हैं उसके अंदर। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट ये बेसिकली हम लिखते हैं, बनाते हैं फॉर गुड्स, ये बनाते हैं बेसिकली फॉर गुड्स, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। यहां पे लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, गुड्स का है जो स्टॉक लास्ट का बच गया होता है उसको फेंक नहीं देते, हम नेक्स्ट उसको लेके आता है, इसको ओपनिंग स्टॉक। यहां पे लिखते हैं टू परचेज, इसमें से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, तो अंदर लिखा परचेज, रिटर्न मैंने उसमें से माइनस किया, बाहर आ गया, इस अमाउंट को बोलते हैं नेट परचेज। यहां पे लिखते हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू गुड्स, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स क्या क्या होता है। यहां पे लिखते हैं सेल्स, सेल्स लिखा, इसमें से लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स बाहर।
और यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। साल के एंड में जो गुड्स यहाँ पे नहीं बिकता दैट्स कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम इसका हिसाब करते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो वी गेट ग्रॉस लॉस। अभी तक हम बैलेंस कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन कर रहे थे, अब नाम चेंज हो गया हमारे अकाउंट्स में, एनुअल अकाउंट्स में। If credit is more and debit is less, we got gross profit. If debit is more, credit is less, we get gross loss. इसके बाद बनता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। The same format. अब ये अकाउंट्स इंटरलिंक होते हैं। ये खत्म हुआ, इसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी आपका अमाउंट आता है सपोज वो पहले यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और ग्रॉस लॉस आया दो में से कोई भी एक ही आएगा तो वो डेबिट में ट्रांसफर होगा, क्रॉस। ठीक है, डेबिट में क्या क्या लिखेंगे? सारे बिजनेस के एक्सपेंस, सपोज सैलरी पे की, रेंट पे किया या लॉस हुआ, गुड्स चल गए तो लॉस हुआ, गुड्स चोरी हो गए तो लॉस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस सब यहाँ पे इनकम, कमीशन मिली होगी, इंटरेस्ट मिला होगा पर बिजनेस इनकम, डिस्काउंट मिला होगा। ओके, फिर इसको भी हम क्लोज करते हैं। ये साइड ज्यादा हो, ओके, ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम हो, ओके, तो वी गेट नेट प्रॉफिट। और ये साइड ज्यादा हो, ये साइड कम हो, तो वी गेट नेट लॉस। क्लियर विद दैट? ओके, सो इस तरीके से हमें क्लोजिंग इंटरेस्ट पास करनी पड़ती है। पूरे साल में मैंने कितनी सैलरी पे की, एक सैलरी के नाम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग इंटरेस्ट। ठीक है, एक आउटस्टैंडिंग, एक प्रीपेड, एक प्री रिसीव और एक रिसीवेबल, इनकी इंटरेस्ट क्या होती है? आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी है, तो जो भी एक्सपेंस हमें पे करने बाकी है, ठीक है, तो उसकी एंट्री पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री दिखाता हूं। जो भी आपका एक्सपेंस होगा, जो भी एक्सपेंस का नाम होगा, सपोज सैलरी, ठीक है, तो एक्सपेंस का नाम जो भी है, तो एक्सपेंस का नाम अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट एंट्री पास करना है। ठीक है, प्रीपेड है मतलब आपने पहले से पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले से पे कर दिया, ठीक है, तब एंट्री में आएगी। जो भी एक्सपेंस आपने पहले से पे कर दिया है वो एक्सपेंस का नाम प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ओके, नंबर थर्ड, रिसीवेबल इनकम, इनकम मिलना बाकी, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल इनकम। तो उसकी एंट्री आती है रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट, जो भी इनकम का नाम दिया होता है, कमीशन मिलना बाकी, तो रिसीवेबल कमीशन अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, रिसीवेबल कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर प्री रिसीव हुआ है, अगर प्री रिसीव इनकम दिया है, ठीक है, तो उसकी एंट्री आती है, जो भी इनकम का नाम दिया है, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव इनकम अकाउंट। तो आपको इस तरीके से थोड़ी सी एंट्री को गो थ्रू यहाँ पे करनी है। ओके, बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री पास यहाँ पे करनी है।
आपको बिल रिसीवेबल पे क्लियर है, पे कर दो। ओके, जिस पार्टी ने बिल एक्सेप्ट किया है ही हैज टू पे फॉर द बिल। अगर मैंने बिल एक्सेप्ट किया मतलब मुझे पे करना पड़ेगा, अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल हुआ, आपने बिल एक्सेप्ट किया मेरे लिए बिल रिसीवेबल, सामने वाली पार्टी बिल एक्सेप्ट करती है मतलब मेरे लिए रिसीवेबल हुआ। जब सामने वाली बिल पार्टी एक्सेप्ट करती है तो उसकी एंट्री आती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाली पार्टी, जिसका भी नाम मिस्टर एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया 10,000 का। ओके, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। ओके, और अगर मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है मैं पे कर दूंगा, ठीक है, मैंने आपके पास से परचेस का गुड्स उधार लिया, ठीक है, मैंने बिल एक्सेप्ट किया, हाँ पे कर दूंगा 10 डेज के बाद, तो मेरे लिए बिल्स पेएबल हुआ, मुझे पे करना पड़ेगा। तो आप डेबिट स्टूडेंट्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। अब रिसीवेबल में ऐसा होता है कि मैं किसी को एंडोर्स करता हूँ, एंडोर्स मतलब किसी और को दे देना, ठीक है, जिसको ही मैं बिल दूंगा वो पर्टिकुलर पर्सन डेबिट हो जाएगा। सपोज आपके पास से मुझे अमाउंट लेना था, एक्स के पास से लेना बिल रिसीवेबल मेरे लिए, मुझे वाई को पे करना है। ओके, तो मैं क्या कर दूंगा, आपका बिल पकड़ा दूंगा मिस्टर वाई को, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट करना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेच्योरिटी डेट पे आके आप पेमेंट यहाँ पे नहीं करते, मतलब मुझे आपके बिल के पैसे नहीं थे, बिल रिसीवेबल मेरे लिए था, आपने बिल एक्सेप्ट किया, मेरे लिए बिल रिसीवेबल था, मेच्योरिटी डेट आई, बिल पेमेंट करने की डेट आती है, आप पेमेंट नहीं करते तो मैं आपको उल्टा कर दूंगा। तो जब पहले आपने बिल एक्सेप्ट किया था पे करने के लिए, तब मैंने एंट्री पास की थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट अकाउंट, ठीक है, मुझे आपसे लेना था तब, ठीक है। अब आपने डेट पे पेमेंट नहीं किया तो मैं आपको उल्टा कर दूंगा, मतलब एंट्री उल्टी कर दूंगा, स्टूडेंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आई होप सो आपको समझ आता होगा। ये स्टूडेंट ने ही मुझे किसी टीचर को पे करना है तो मैं कर दूंगा टीचर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, आपका बिल मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया, मेरा पेमेंट क्लियर, पेमेंट से निकल गया। अब वो टीचर और वो स्टूडेंट देखिए, आप इसको पेमेंट नहीं करोगे बिल का तो ये आप पे केस करेगा, सिंपल है, मैं बीच में से निकल जाता। तो इसको बोलते हैं आप एंडोर्समेंट यहाँ पे करना, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट करना, ठीक है। डिसऑनर होते हो, डिसऑनर होंगे तो मैं आपकी एंट्री को उल्टा कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बेसिकली बिल के मैटर्स में ये एंट्रीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री की आती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री आती है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड में प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, रिसीवेबल इनकम में रिसीवेबल इनकम टू इनकम, और प्री रिसीव इनकम में इनकम टू प्री रिसीव इनकम। मैंने आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑलरेडी ड्रॉ करके मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या यहाँ पे करना होता है। और क्लोज व्यू आई एम गिविंग इट टू यू, आप सामने से आराम से देख लीजिए। दिस इज द डेफिनेशन, ओके, then these are the entries which we got to record in journal proper. Then this is all about the profit and trading account. Okay, small synopsis दिए हैं, this is about profit and loss account, and this is the main thing, आपको ये याद रखना है, 12th में भी काम आएगा। सो प्लीज स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रहे, केयरफुल रहो, एंट्रीज कैसे मुझे पास पे करनी है। ओके, सो इन द अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद द illustrations along with the sums. So till that time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Bye bye, take care. Question number 5. Sri Gujarat Store does not maintain separate subsidiary books for transactions of bill receivable, bills payable, purchase return, sales return. Record the following transaction in the journal proper. I hope so कि आप सभी ने सॉल्व करने की ट्राई की होगी और कॉलम्स वगैरह एवरीथिंग इज़ रेडी विथ यू ऑल पीपल, मुझे ऐसा लगता तो है। देन आई डोंट नो कितने लोग मेरी बात फॉलो करते हैं। ओके, सो लेट यू नो द आंसर्स। आई होप सो यू ऑल आर रेडी फॉर द आंसर। सो फर्स्ट वन,
ड्रीव अ बिल ऑफ रुपीज 8,000 ऑन रमनिक विच ही एक्सेप्ट एंड रिटर्न। रमनिक ने एक्सेप्ट किया मतलब मुझे पैसा मिलेगा। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमनिक अकाउंट। आप अपने आंसर्स चेक करते रहे। नंबर 2, एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ रुपीज 3,000 ड्रॉन बाय विजय एंड रिटर्न टू हिम। विजय ने मुझे बिल दिया, मैंने एक्सेप्ट किया मतलब मुझे पे करना पड़ेगा। सो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। नंबर 3, बिल रिसीवेबल ऑफ रमनिक एंडोर्स टू रमेश। जो रमनिक के पास से जो बिल था जिसके पैसे मुझे मिलने वाले थे, वो पर्टिकुलर बिल मैंने रमेश को हैंड ओवर कर दिया। सो आंसर विल बी, एंट्री विल बी रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब रमनिक अमाउंट पे करेगा रमेश को, ओके, डायरेक्टली। नंबर 4, गुड्स ऑफ 3,000 रिटर्न बाय परेश टू अस। परेश ने गुड्स मुझे वापस किए, मतलब मैंने उसको सेल किया होगा तो इसने मुझे वापस किया है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परेश अकाउंट। नंबर 5, गुड्स ऑफ 1,500 रिटर्न टू महेंद्र। महेंद्र को मैंने गुड्स वापस किया है। सो महेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 5 सबका क्लियर हो चुका है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ राकेश। ये भी आपने ट्राई किया ही है। गिव गुड्स ऑफ 5,000 टू अनाथ आश्रम, मीन्स वी कैन से चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 एज फ्री सैम्पल्स। So entry will be advertisement account debit to purchase account. Number 3, withdraw goods of 8,000 from the business for personal use. Personal use के लिए क्या है तो drawings account debit to purchase account. Narration you already know how to write it. Number 4, purchase furniture of 3,000 by giving goods of 2,800. So entry will be furniture account debit to purchase account. Amount will be 2,800. Whichever is less वो अमाउंट लिखते हैं हम लोग, ये जितने गुड्स गए हम वो लिखते हैं। नेक्स्ट गुड्स नंबर 5, गुड्स ऑफ 7,000 were destroyed by fire for with the insurance company except with the claim of 5,500. So insurance company account debit 5,500, loss by fire account debit 1,500, टू परचेस अकाउंट 7,000। ये सब आपने ऑलरेडी जर्नल एंट्री में सीखा हुआ ही है। नंबर 6, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,000 रिसीवेबल फ्रॉम निराली विच कैन नॉट बी रिसीव्ड नाउ। निराली के पास से मुझे 2,000 रुपये मिलने वाले थे जो कि अब मुझे नहीं मिलने वाले मतलब बैड डेब्ट्स। सो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू निराली अकाउंट। नंबर 7, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी रुपीज 8,000। डेप्रिसिएशन मतलब वन टाइप का एक्सपेंस ऐप होता है। मैं कोई भी एसेट्स को यूज़ करता हूँ तो उसके यूज़ एंड वियर की वजह से उसकी वैल्यू हमेशा कम होती रहती है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, एंट्री विल बी ओके। लास्ट नंबर 8, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज अनपेड रुपीज 7,800। मैंने बोर्ड पे आई थिंक सॉल्व करके बताया था एंट्रीज क्या होती है। अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, मैंने ऐसा लिख के बताया था। सो हियर इट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ओके, आई वांट यू पीपल टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। ट्राई करें आप सॉल्व करने की, देन आई लेट यू नो द आंसर्स फॉर इट। ईजी है वंस अगेन, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। Okay, try करें. In the very next lecture, I will let you know the answers for question number 8 and even the question number 9. Question number 9 तो मुझे ही करवाना पड़ेगा, but yes, question number 8 आप try कर सकते हैं, okay ना? Till the time, stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Thank you.